हम दो बहनें ही थीं और मेरी बड़ी बहन रश्मि की शादी के वक्त मैं लगभग 18 साल की थी। हम दोनों बहनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था, लेकिन दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए उनसे मेरा बहुत गहरा लगाव था। शादी के दिन जब उनकी विदाई हो रही थी तो मेरा रो रो कर बुरा हाल था। मैं बार बार दीदी से लिपट कर रो रही थी। तभी मेरे जीजा राजीव ने मुझे अपने पास बैठाया और बहुत प्यार से मेरा हाथ पकड़कर बोले, माही, रोने की क्या बात है, साली भी तो अपनी ही होती है, जब भी तुम्हारा दिल चाहे हमारे घर चले आना। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा सुकून मिला और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दीदी की शादी दूसरे शहर में हुई थी, इसीलिए उनके जाने के बाद घर मुझे बहुत खाली लगने लगा था। जीजा जी ने उस दिन जाते जाते मुझसे कहा था कि जब भी तुम अपनी बहन के पास आओगी मैं तुम्हें पूरा शहर घुमाऊंगा। उनकी यह बात मेरे दिल में बस गई थी। दीदी की विदाई के बाद अक्सर मैं यही सोचती रहती थी कि काश जल्दी से मुझे भी दीदी के पास जाने का मौका मिल जाए और मैं उनके साथ कुछ दिन रहकर वापस आऊं। समय धीरे धीरे गुजरता गया और देखते ही देखते दीदी की शादी को लगभग 1 साल हो गया, लेकिन मुझे उनके शहर जाने का मौका नहीं मिल पाया। करीब 1 साल बाद दीदी अचानक हमारे घर आई। उनके साथ राजीव जीजा भी थे। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। जीजा जी का स्वभाव शुरू से ही बहुत मिलनसार था। वे सभी से हंसकर बात करते थे और मेरे साथ भी बहुत अपनापन दिखाते थे। जितने दिन वे हमारे घर रहे, हर वक्त मेरा हालचाल पूछते रहते और मेरा बहुत ख्याल रखते थे। वे मेरे लिए कई छोटे छोटे तोहफे भी लाए। मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे उनका यह अपनापन अच्छा लगता था। धीरे मुझे उनसे एक भाई जैसा स्नेह महसूस होने लगा था। लगभग 1 हफ्ता हमारे घर रहकर दीदी और जीजा वापस अपने शहर लौट गए। उनके जाने के बाद फिर वही सन्नाटा घर में लौट आया, लेकिन अब हमारे पास उनसे जुड़ी नई यादें थी जो हमें खुशी देती थी। करीब 2 महीने बाद दीदी का फोन आया। उनकी आवाज़ में खुशी साफ सुनाई दे रही थी। उन्होंने बताया कि वे माँ बनने वाली हैं। यह खबर सुनकर मैं, मम्मी और पापा सभी बहुत खुश हो गए। घर में जैसे खुशियों की लहर दौड़ गई थी। इतने दिनों बाद हमारे परिवार में इतनी बड़ी खुशखबरी आई थी, लेकिन दीदी की आवाज़ में थोड़ी परेशानी भी महसूस हो रही थी। वे मम्मी से कह रही थी कि उन्हें इन दिनों बहुत कमज़ोरी और चक्कर आते हैं और डॉक्टर ने उन्हें ज़्यादा आराम करने को कहा है और वे दूसरे शहर में अकेले रहकर घबरा रही है। यह सुनकर मम्मी भी चिंतित हो गई, क्योंकि दीदी मम्मी की जान थी। मम्मी ने उनसे कहा, अगर चाहो तो कुछ दिन के लिए हमारे पास आ जाओ। लेकिन दीदी ने बताया कि डॉक्टर ने लंबा सफ़र करने से मना किया और राजीव भी उन्हें इतनी हालत में अकेले भेजने को तैयार नहीं है। यह सुनकर मम्मी ने थोड़ा देर सोचा और फिर कहा, तुम चिंता मत करो, मैं माही को तुम्हारे पास भेज देती हूँ। वह तुम्हारे साथ रहेगी तो तुम्हारा मन भी लगा रहेगा और घर के छोटे मोटे कामों में भी तुम्हारी मदद कर देगी। मम्मी की यह बात सुनकर दीदी बहुत खुश हो गई। उन्होंने तुरंत कहा कि ठीक है, लेकिन माई को अकेले मत भेजना, राजीव उसे लेने खुद आ जाएगा। मैं तो जैसे इसी मौके का इंतज़ार कर रही थी। मेरे दिल में तो पहले ही यह इच्छा थी कि मैं दीदी के घर जाऊं और कुछ दिन उनके साथ बिताऊं। इसलिए मैंने तुरंत खुशी खुशी अपना सामान तैयार करना शुरू कर दिया। मौसी बनने की खुशी भी मेरे दिल में अलग ही उत्साह भर रही थी। 3 दिन बाद ही राजीव जी जब मुझे लेने हमारे घर आ गए और मैं उनके साथ दीदी के शहर के लिए निकल पड़ी। सफ़र के दौरान वे रास्ते भर मुझसे हंसी मजाक करते रहे, मुझे शहर के बारे में बताते रहे। कुछ घंटों के बाद हम दीदी के घर पहुंच गए। दीदी का घर काफ़ी बड़ा था। वहाँ उनके ससुर और जीजाजी ही रहते थे, इसीलिए घर में ज़्यादा लोग नहीं थे। दीदी मुझे देखकर बहुत खुशी हुई। उन्हें पहले से ही मेरी पसंद का खाना बना रखा था और मुझे गले लगाकर बोले, भाई, तुम्हारे आने से अब मुझे बहुत अच्छा लगेगा। उन्होंने मेरे रहने के लिए अपने कमरे के सामने वाला कमरा दिया था ताकि ज़रूरत पड़ने पर मैं तुरंत उनके पास पहुंच सकूं। घर में सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन जब मैं दीदी के ससुर को नमस्ते करके उनके कमरे में गई तो मुझे उनका व्यवहार थोड़ा अजीब लगा। वे बिस्तर पर लेटे हुए थे और मुझे देखकर बहु कुछ उलझी हुई बातें करने लगे जो मुझे ठीक से समझ नहीं आई। तभी दीदी तुरंत वहां आ गई। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर मुझे बाहर ले लिया और धीरे से बोली कि उनके ससुर कई सालों से बीमार रहते हैं
और कभी कभी अजीब तरह की बातें करने लगते हैं। इसलिए मुझे उनके कमरे में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। यह सुनकर मैंने भी ज्यादा कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने कमरे में आ गई। सच कहूं तो उनसे मिलकर मुझे थोड़ा डर जरूर लगा था। इसलिए अगले कुछ दिनों तक मैं उनके कमरे के आसपास वे नहीं गई। दीदी की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वे ज्यादातर अपने कमरे में आराम करती रहती थी और घर के छोटे मोटे काम में संभाल लेती थी। जीजा जी अक्सर मेरा हाल पूछ लेते और कहते कि वो अगर किसी चीज की जरूरत हो तो बता देना। धीरे धीरे 3 दिन बीत गए और मुझे घर का माहौल थोड़ा समझ में आने लगा था। लेकिन चौथे दिन रात को एक ऐसी घटना हुई जिसने मुझे अंदर तक डरा दिया। उस रात खाना खाने के बाद मैंने किचन साफ किया और अपने कमरे में आ गई। गर्मी बहुत ज्यादा थी और मैं पसीने से भीग गई थी, इसलिए मैंने सोचा कि नहाकर सो जाऊं। मैं अपने कमरे के बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद मुझे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो। पहले तो मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर मेरी नज़र ऊपर रोशनदान की तरफ गई। वहां मुझे एक हल्की सी परछाई सी दिखाई दी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मुझे लगा जैसे कोई वहां से जाकर आया हो। यह सोचकर मेरे हाथ पैर कांपने लगे। मैंने तुरंत जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहने और घर घबराकर बाथरूम से बाहर निकल आई। डर के मारे मैं सीधे दीदी के कमरे की तरफ भाग गई। उस वक्त दरवाजा खटखटाना भी मैं भूल गई। अंदर पहुंची तो देखा दीदी और जीजा दोनों आराम से बैठे बात कर रहे थे। मुझे अचानक देखकर वे दोनों चौंक गए। जीजा जी ने कहा, रे माही, क्या तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं कुछ पल के लिए चुप खड़ी रही। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें क्या बताऊं। रोशनदान वाली बात कहने के लिए मुझे झिझक हो रही थी, इसलिए मैंने बात बदलते हुए कहा, मैं बस दीदी से पूछने आई थी कि उन्हें दूध चाहिए या नहीं। दीदी मुस्कुराकर बोली, नहीं माई, अब तुम जाओ और आराम करो। बाकी जो भी काम होगा मैं राज से कह दूंगी। मैं वापस अपने कमरे की तरफ लौटने लगे। तभी मेरी नज़र सामने से आते हुए दीदी के ससुर पर पड़े हुए बाहर से लौटकर अपने कमरे की तरफ जा रहे थे। उन्होंने मुझे अजीब नज़रों से देखा और धीरे से बोले, ओ बेटा, अपना ध्यान रखा करो और किसी पर भी जल्दी भरोसा मत किया करो। उनकी आवाज़ सुनकर मुझे थोड़ा अटपटा लगा और मैं बिना कुछ कहे जल्दी से अपने कमरे में आ गई। उस रात मुझे बहुत देर तक नींद नहीं आई। मेरे मन में बार बार यही सवाल आ रहा था कि आखिर उस रोशनदान पर वह परछाई किसकी थी? क्या वह सिर्फ मेरा वह भ्रम था या सच में कोई मुझे देख रहा था? और अगर कोई था तो वह कौन हो सकता है? उसे यह सोचते सोचते पूरी रात गुजर गई और मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी। अगले दिन सुबह जब राजीव जी ऑफिस जाने लगे तो जाते जाते बोले, माही, मैं आज शाम को थोड़ा जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम दोनों बाजार चलेंगे, तुम्हें शहर भी दिखा दूंगा। उनकी आवाज़ सुनकर मैंने बस हल्की सी मुस्कान दे दी, लेकिन मेरे मन में पिछली रात की घटना अभी भी घूम रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि वह सब मेरा वहम था या किसी बड़ी परेशानी की शुरुआत। अगले कुछ घंटों तक मैं यही सोचती रही कि मुझे सावधान रहना होगा, क्योंकि कभी कभी इंसान जिस जगह को सुरक्षित समझता है वहीं से अनजाने डर को भी सामने आ जाते हैं। अगले कुछ घंटों तक मैं यही सोचती रही कि पिछली रात जो कुछ हुआ वह सिर्फ मेरा वहम था या सच में कोई मुझे देख रहा था। लेकिन फिर मैंने खुद को समझाया कि शायद नए घर और नए माहौल की वजह से मैं ज़रूरत से ज़्यादा सोच रही हूँ। सुबह का समय धीरे धीरे बीत गया। दीदी दवाई लेकर आराम कर रही थी और मैं घर के छोटे मोटे काम संभाल रही थी। दोपहर तक सब कुछ सामान्य लगने लगा था, लेकिन मेरे मन की बेचैनी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। शाम होने लगी तो मुझे याद आया कि जीजा ने कहा था वे मुझे बाजार घुमाने ले जाएंगे, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी अपने काम खत्म किए और तैयार होने लगी। दीदी ने मुझे देखते हुए मुस्कुराकर कहा, माही, तुम तो आज बहुत अच्छी लग रही हो। लगता है तुम्हें बाहर घूमने जाने की बहुत खुशी है। मैंने भेंस कर कहा, दीदी, इतने दिनों बाद बाहर निकलने का मौका मिल रहा है, इसीलिए अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद ही राजीव जीजा ऑफिस से लौट आए। उन्होंने मुझे तैयार देखकर कहा, चलो माई, देर मत करो, बाजार चलते हैं। दीदी ने भी कहा कि ज्यादा देर मत करना और ध्यान से जाना। मैं और जीजा घर से बाहर निकल गए। रास्ते भर वे शहर के बारे में बताते रहे।
और मुझे कई जगह दिखाई। बाजार काफ़ी रोने को वाला था। उन्होंने मेरे लिए कपड़े और कुछ छोटी छोटी चीज़ें खरीद दी। मैंने कहा कि इतना सब लेने की ज़रूरत ये नहीं है, लेकिन वह मुस्कुराकर बोले, तुम पहली बार आई हो, इसलिए यह सब मेरी तरफ से है। उनकी बात सुनकर मुझे थोड़ा अच्छा भी लगा, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे मन में पिछली रात की बात अभी भी चल रही थी। थोड़ी देर बाद हम वापस घर लौट आए। रात को सबने मिलकर खाना खाया। दीदी की तबीयत उस दिन थोड़ा ठीक लग रही थी, इसलिए वे भी हमारे साथ बैठी रही। खाना खाने के बाद मैं किचन साफ करने लगी और बाकी सब अपने अपने कमरे में चली गई। जब मेरा काम खत्म हुआ तो मैं अपने कमरे में आ गई। उस रात मौसम थोड़ा गर्म था, इसलिए मैंने खिड़की खोल दी और बिस्तर पर बैठकर थोड़ी देर मोबाइल देखने लगी। तभी अचानक पूरे घर की लाइट चली गई। चारों तरफ एकदम अंधेरा हो गया। पहले तो मैंने सोचा कि शायद कुछ देर में वह लाइट वापस आ जाएगी, लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे कमरे में कोई हलचल हुई हो। मैं घबरा गई क्योंकि अंधेरे में कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसा कोई मेरे बहुत पास से गुजरा हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मैं डर के मारे तुरंत कमरे से बाहर निकल आई। अंधेरा इतना था कि मुझे रास्ता ही मुश्किल से दिख रहा था। मैं दीवार का सहारा लेकर धीरे धीरे दीदी के कमरे तक पहुंची और उन्हें आवाज दी। दीदी ने तुरंत जवाब दिया और अपने मोबाइल की टॉर्च जला दी। रोशनी होते ही मुझे थोड़ी राहत मिली। उन्होंने पूछा, क्या हुआ माही, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? मैं नहीं सकता होगा। मेरे कमरे में शायद कोई था, इसलिए मैं डर गई। दीदी मेरी बात सुनकर हल्का सा हंसने लगी और बोली, ओ अरे नहीं माही, तुम बेकार में डर रही हो। राजीव अभी थोड़ी देर पहले ही लाइट देखने बाहर गए और पापा जी तो अपने कमरे से निकलते ही नहीं होंगे। शायद अंधेरे की वजह से तुम्हें ऐसा लगा होगा। उनकी बात सुनकर मैं चुप हो गई क्योंकि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उन्हें कैसे समझाऊं। मुझे सच में किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। थोड़ी देर बाद लाइट वापस आ गई और उसी समय राजीव जीजा भी अंदर आ गए। उन्होंने मुझे वहां बैठे देखा तो मुस्कुराकर बोले, देखा, मैंने कहा था ना कि यह अंधेरे से डर जाएगी। फिर वे दीदी से बोले, तुम इसके पास ही बैठो ताकि यह शांत हो जाए। मैं भी अब थोड़ा संभल चुकी थी, इसलिए मैंने कहा, अब मैं ठीक हूँ और अपने कमरे में जाकर आराम कर लूंगी। दीदी ने कहा कि अगर डर लगे तो दरवाज़ा बंद कर लेना। मैं धीरे धीरे अपने कमरे के मेन वापस आ गई और अंधेरे अंदर से दरवाज़ा बंद कर लिया। बिस्तर पर लेटने के बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी। बार बार वही सवाल मेरे दिमाग में आ रहा था, अनुस की आखिर मेरे कमरे में कौन हो सकता है? अगर जीजा बाहर थे और दीदी अपने कमरे में थी तो फिर वह कौन था जिसने मुझे ऐसा महसूस करा है जैसे वहां कोई मौजूद था? यह सोचकर मेरे मन में फिर वही शक आने लगा कि कहीं दीदी के ससुर तो कमरे के पास नहीं आए होंगे। लेकिन फिर मैंने सोचा कि शायद यह सब मेरा भ्रम हो सकता है। बहुत देर तक सोचने के बाद आखिरकार मुझे थोड़ी नींद आ। अगले सुबह जब मैं उठी तो घर का माहौल बिल्कुल सामान्य था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैं किचन में जाकर चाय बनाने लगी। तभी थोड़ी देर वाजा जी भी ऑफिस जाने से पहले वहां आ गए। उन्होंने सामान्य तरीके से पूछा कि रात को अब तो डर नहीं लगा। मैंने कहा, अब सब ठीक है। फिर भी ऑफिस ले गए। दिन का समय धीरे धीरे बीतने लगा। दोपहर के वक्त दीदी दवाई लेकर सो गई थी और मैं किचन में दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी। तभी अचानक पीछे से किसी के माँ ने कहा, आभास हुआ। मैंने मुड़कर देखा तो राजीव जीजा खड़े थे। मैं थोड़ा हैरान ना हुई क्योंकि वे तो ऑफिस गए थे। उन्होंने कहा कि एक ज़रूरी काम याद आ गया था, इसलिए थोड़ी देर के लिए अब वापस आना पड़ा। फिर वे किचन के पास खड़े होकर मुझसे बातें करने लगे। उनकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा था क्योंकि उनके लहजे में पहले जैसा हल्का मजाक नहीं था, बल्कि कुछ अलग ही अंदाज था। उन्होंने मेरी तरफ देखते हुए काम आए, तुम यहाँ आने के बाद घर में रौनक आ गई। यह सुनकर मैंने बस हल्का सा जवाब दिया और काम में लगी रही। लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने और भी अजीब बातें करनी शुरू कर दी, जिससे मुझे ऐसा महसूस होने लगा। मैंने तुरंत कहा, मुझे दीदी को देखना, और किचन से बाहर निकल आई। उस समय मेरे मन में एक अजीब सा डर पैदा हो गया था। मुझे अब समझ आने लगा था कि शायद
मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वह सिर्फ मेरा भ्रम नहीं था, बल्कि घर में कुछ ऐसा था जिसे मैं अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाई थी। मैंने तय किया कि अब मुझे ज़्यादा सावधान रहना होगा और हर बात को ध्यान से देखना और होगा, क्योंकि कई बार खतरा वहाँ से आता है जहाँ हम सबसे ज़्यादा उम्मीद रखते हैं। उस दिन के बाद मेरे मन में एक अजीब सी बेचैनी बस गई थी और मुझे लगने लगा था कि इस घर में सब कुछ उतना सामान्य नहीं है जितना बाहर से दिखाई